नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक भारत और उसके पड़ोसी। भारत और उसके पड़ोसी में आज तक हमने जो अध्ययन किया वो हमने किया भारत पाक संबंध, भारत पाक संबंध। दूसरा हमने किया भारत तिब्बत संबंध। तीसरा हमने किया भारत चीन संबंध। चौथा हमारा जो अध्ययन था भारत श्रीलंका संबंध। भारत बांग्लादेश संबंध। इस प्रकार हमने 5 पड़ोसियों के साथ हमारे क्या संबंध है इस बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हमारा अध्ययन का बिंदु है भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल संबंध का आज हमें अध्ययन करना है। भारत नेपाल संबंध को आज हमें पढ़ना है। नेपाल हिमालय पर्वत में बसा एक छोटा सा देश है। यह भारत और तिब्बत के बीच स्थित होने के कारण तथा तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्थापित होने के बाद यह जो स्टेट है हमारा बफर स्टेट का काम करता है। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। वर्तमान में यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली है। इसकी स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने इसकी स्थापना 1773 से 1784 ईस्वी में की। इसकी स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने 1723 से 1723 से 1774 इसने स्थापना की। पृथ्वी नारायण शाह, राणा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की स्थापना 1723 से 1774 में की। आधुनिक नेपाल के निर्माता भी पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की विदेश नीति का निर्धारण करते हुए कहा था। नेपाल की विदेश नीति के बारे में बताते हुए कहा था, यह देश 2 चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है। हमें चीनी संबंधों के साथ चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने चाहिए। ये पृथ्वी नारायण शाह का कथन था। और हमारे संबंध दक्षिणी सागरों के सम्राट से भी मधुर होने चाहिए। वह बहुत चालाक है। भारत के मामले में पृथ्वी नारायण शाह का यह कथन था, ये बहुत चालाक है। अपने 2 पड़ोसियों में से भारत को खतरे से बड़ा स्रोत मानता था। पिछले 200 वर्षों इतिहास में नेपाल की विदेश नीति की प्रधान विशेषता यह रही कि दोनों पड़ोसियों से जो बलवान रहा उसको खुश हो। ये उसकी विदेश नीति रही है नेपाल। भारत के उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्व में नेपाल सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा तिब्बत को हस्तगत कर लेने के बाद भारत चीन के संबंधों में नेपाल को सामरिक स्थिति का महत्व बढ़ गया, क्योंकि एक फिर नेपाल ही चाइना और भारत के बीच का सामरिक महत्व रह जाता है। उत्तर में भारत की सुरक्षा आज भी एक बड़ी सीमा पर नेपाल की सुरक्षा पर निर्भर करती है। अगर नेपाल मजबूत है तो भारत मजबूत होगा। पंडित नेहरू ने 17 मार्च 1950 में कहा था कि जहाँ तक एशियाई गतिविधियों का संबंध है, जहाँ तक एशिया महाद्वीप के देशों का संबंध है, भारत और नेपाल के बीच किसी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं है। लेकिन नेपाल पर किए जाने वाले कोई भी आक्रमण नेपाल पर किया जाता है वो भारत को सहन नहीं कर सकता। नेपाल का कोई भी संभावित आक्रमण निश्चित रूप से भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अक्टूबर 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कहा था कि नेपाल की शांति और सुरक्षा का भी खतरा, जो नेपाल की शांति और सुरक्षा का खतरा है वो भारतीय शांति और सुरक्षा का खतरा है।
नेपाल के मित्र हमारे मित्र है और नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु है। इस प्रकार शुरू से लेके 1947 तक भारत का और नेपाल का जो दृष्टिकोण है उसका हमने अध्ययन किया। उसके बाद आता है भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध 1947 से 1949। दूसरा हमारा पॉइंट है भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल संबंध 1947 से 1949। 1947 से 1949 के बीच हमारे संबंध कैसे रहे? हालांकि नेपाल विश्व का एकमात्र देश है वो ब्रिटेन के अधीन नहीं रहा, ब्रिटेन का साम्राज्यवाद का शिकार नहीं रहा, ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं रहा। विश्व का एकमात्र देश नेपाल ऐसा है, किंतु फिर भी नेपाल के आंतरिक मामलों में ब्रिटेन का हस्तक्षेप रहता था। भारत में ब्रिटिश शासन के समय यद्यपि नेपाल औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश था, तथापि नेपाल की राजनीति में ब्रिटिश शासकों का हस्तक्षेप बहुत अधिक था। स्वतंत्र भारत साम्राज्यवादी नीति के पोषक न होने के बावजूद सामयिक महत्व के कारण नेपाल की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि नेपाल के तुरंत बाद चाइना का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। इसलिए चाइना को मजबूती को देखते हुए भारत नेपाल की अवहेलना नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त साम्यवादी चीन का तिब्बत में प्रभाव पड़ जाने से यह प्रारंभ से ही स्पष्ट था कि साम्यवादी चीन तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लेगा और इस प्रकार नेपाल और चीन की सीमाएं बिल्कुल मिल जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका भी, यूएसए भी इसी कारण नेपाल की राजनीति में रुचि लेने लगा। इस प्रकार नेपाल में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच टकराव होने की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अमेरिका भी वहाँ रुचि लेने लगा, चाइना ऑलरेडी ले ही रहा था और ऐसा प्रतीत होने लगा कि नेपाल शीत युद्ध का क्षेत्र बन जाएगा। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ऐसी स्थिति में नेपाल की राजनीति से उदासीन नहीं रह सकता था। अतएव प्रारंभ से ही, शुरू से ही भारत सरकार ने नेपाल की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने की नीति अपनाई। शुरू से ही राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। 1947 में नेपाल के प्रधानमंत्री की मांग पर भारत सरकार ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ श्री प्रकाश को नेपाल भेजा, जिसने नेपाल का संविधान तैयार करने में सहायता की। जो संविधान बना वहां राजशाही की निरंकुशता का अंत करने वाला था। अतएव वहां के राजाओं ने उस संविधान को लागू नहीं होने दिया। भारत सरकार ने नेपाल के साथ एक नई संधि भी करना चाहता था। 1949 में संधि का मशवरा भी तैयार था, परंतु वो अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि नेपाल सरकार भारत के प्रति शंकित थी। संधि में महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि नेपाल लोकतांत्रिक प्रणाली बहाल करेगा, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री राणा मोहन शमशेरजंग नेपाल में परंपरागत प्रधानमंत्रियों के प्रसिद्ध वंश राणा परिवार के थे और राजा का संपूर्ण सत्ता वर्षों से इस राणा परिवार के हाथ में थी। अतएव राणा मोहन शमशेरजंग बहादुर लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन कैसे कर सकते थे? तिब्बत में चीन की गतिविधियां बढ़ने से नेपाल की सुरक्षा के बारे में भारत की चिंता और बढ़ गई। 17 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में कहा था कि नेपाल पर कोई भी संभावित आक्रमण निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अप्रैल 1950 में जनरल विजय शमशेर और एन.एम. दीक्षित ने नेपाल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की और 30 जुलाई 1950 को दोनों देशों के मध्य एक संधि हुई। पर इसी बीच नेपाल में घटित घटनाओं के कारण भारत सरकार और नेपाल की राणा सरकार के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया। इसी समय 1950 में राणाशाही से मुक्ति के प्रयास शुरू हुए। 16 नवंबर 1950 को नेपाल के महाराजा तिरुभुवन के राजपरिवार के 14 सदस्यों के साथ अपने राजमहल से परित्याग कर भारत में शरण ली। राणा शमशेर के विरुद्ध गृह युद्ध शुरू हो गया
यह विद्रोह भारत के भूभाग से संचालित किया गया। भारत के सहयोग से नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और नेपाल के महाराणा वास्तविक शासन बने और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी समय पंडित नेहरू ने कहा था कि नेपाल की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी कि हमें नेपाल में कोई अव्यवस्था सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। भारत ने बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल की सदस्यता की वकालत की। 1955 में नेपाल के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन जाने पर भारत ने प्रशंसा व्यक्त की। नेपाल के विदेश मंत्री ने 1 नवंबर 1955 को एक भाषण में कहा कि नेपाल किसी भी दशा में भारत के विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि भारत ने नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में बहुत बड़ी सहायता की है और नेपाल का सबसे बड़ा मित्र है। इसके कुछ समय पश्चात भारत में लोकसभा में बोलते हुए पंडित नेहरू ने विदेश नीति पर एक दूसरे के परामर्श करने की उस धारा की पुष्टि की जो भारत नेपाल मित्रता संधि 1950 में की गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत का इरादा नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का नहीं है, किंतु नेपाल की घटनाओं पर भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतः भारत का नेपाल के विषय में चिंता करना और सतर्क रहना स्वाभाविक है। अनेक कारणों से 1953-54 में भारत के प्रति नेपाली जनता का आक्रोश उभर कर सामने आया। यहाँ के लोगों में यह भ्रम हुआ कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। दूसरा, जो नेपाली जनता के मन में आक्रोश पैदा उसका पहला कारण यह था कि उनको ये लगा कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। दूसरा, बाहर से बहकर आने वाली कोसी नदी का नेपाली भूमि पर बांध बना था। तीसरा, भारतीय सेना नेपाल में थी और भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ भी वहां थे। चौथा, व्यापार समझौतों का कुछ प्रतिबंध भारत की ओर से लगे हुए थे। इन्हीं कारणों से 1954 में भारतीय सद्भावना मंडल नेपाल पहुंचा तो लोगों ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री टंका प्रसाद ने इसे असंतुष्ट विद्रोही दलों का प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट किया कि नेपाल की अपनी प्रार्थनाओं पर भारतीय सेना आयोग 1951 में नेपाल की सेना को संगठित करने और प्रशिक्षण देने आया था। नेपाली सेना को कोई भारतीय परामर्शदाता नहीं था और वो थोड़े से भारतीय परामर्शदाता थे, वे तकनीकी सहायता संचालक के अंतर्गत थे। कोसी बांध के कारण नेपाल का भी लाभ हुआ है तो यहाँ की भूमि भारत ने क्रय की थी। इससे नेपाल की सार्वभौमिकता का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। नेपाल ने स्वयं भी रेलवे के लिए बिहार से भूमि खरीदी थी। ऐसी स्थिति में स्पष्ट करते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि नेपाल को दी जाने वाली भारतीय सहायता कोई भी शर्त पर नहीं जोड़ी गई है और यह सहायता नेपाल सरकार की प्रार्थना पर दी गई है। भारतीय सैनिक एवं अन्य विशेषज्ञ पूर्ण रूप से परामर्शदाता के रूप में हैं, उनकी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है और वे नेपाल सरकार के नियंत्रण पर आए हैं, नेपाल सरकार के निमंत्रण पर आए हैं। कोसी बांध के भारत ने 37 करोड़ रुपया व्यय किया और नेपाल ने कुछ नहीं किया है, जबकि नेपाल ने इस बांध के कारण बिजली और सिंचाई पानी की सुविधा मिलेगी। 1955-56 के बीच भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंध में नेपाल के महाराजा ने भारत की यात्रा की नवंबर 1955 में और भारत के राष्ट्रपति ने नेपाल यात्रा की अक्टूबर 1965 में। अक्टूबर 1956 में तो और घनिष्ठ हो गए। काठमांडू लौटकर नेपाल के महाराजा ने एक नागरिक सभा में कहा था भारत से लौटने के बाद कि पंडित नेहरू को उन्होंने नेपाल का सबसे अच्छा मित्र पाया। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत की सेना का कोई भी भारतीय राष्ट्र 1956 में नेपाल यात्रा की उस दौरान उन्होंने लौटकर ये कहा कि भारत की नेपाल में कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारे मित्र आपके मित्र और आपके मित्र हमारे। सन 1956 में नेपाल में सक्रिय होने लगा। 1956 में नेपाल प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की और 20 सितंबर 1956 को नेपाल चीन में संधि पर हस्ताक्षर हुए। जनवरी 1957 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई नेपाल पहुंचे। उन्होंने भाषण में नेपाल की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण रखने के लिए यथासंभव सहायता करने का आश्वासन ऐसे ढंग से दिया कि उन्हें प्रतीत हुआ कि नेपाल की स्वतंत्रता को भारत से खतरा है। उन्होंने यह भी कहा नेपाली और चीनियों की एक ही प्रजाति है,
चीन में नेपाल 6 करोड़ रुपए सहायता देने का वचन दिया। नेपाल का चीन के प्रति झुकाव होने लगा और भारत से दूर हटना स्वाभाविक था। 1959 में नेपाल ने प्रधानमंत्री कोइराला ने चीन की यात्रा की और चाउ एन लाई पुनः नेपाल की यात्रा पर आमंत्रित किया। चीन और नेपाल के मध्य एवरेस्ट पर्वत शिखर के बारे में एक समझौता हुआ जिसने भारत की बड़ी कड़ी आलोचना की। कोइराला मंत्रिमंडल कुछ ही समय बाद भारत में भंग कर दिया गया। नेपाली कांग्रेस ने अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें कुछ व्यक्ति भागकर भारत चले गए और यहीं से नेपाल जन आंदोलन को संचालित करने लगे और सफल बनाने का प्रयत्न करने लगे। नेपाल ने यह समझा कि भारत द्वारा नेपाल नरेश विरोधी कार्य को प्रश्रय दिया जा रहा है, अतः दोनों देशों के आपसी संबंधों में कटुता आई जो 1961 तक बराबर बनी रही। भारत ने अनेक चेतावनियों की अनसुनी करते हुए महाराजा महेंद्र को काठमांडू लासा मार्ग बनाने के संबंध में चीन समझौते पर भारत को खतरा उत्पन्न बताया। महाराजा महेंद्र चीन यात्रा पर गए। उन्होंने भारत के ऐतिहासिक और अटूट संबंधों का जिक्र किया, किंतु साथ ही चीन के साथ पुरातन संबंधों की चर्चा की जो कि पुनर्स्थापित हो रहे थे। भारत के प्रति उन्होंने उदासीनता का रुख अपनाया। सन 1962 में भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ और चीन की नेपाल ने तटस्थता की नीति अपनाई जिसने भारत ने पसंद नहीं किया। ये था हमारा भारत नेपाल संबंध 1949 से 1962। भारत नेपाल संबंध 1949 से 1962 भारत चीन युद्ध के समय तक। दूसरा है भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल संबंध 1962 से 1977। 1962 से 1977 भारत नेपाल संबंध 1962 से 1977। 1962 में यद्यपि नेपाल भारत चीन युद्ध में तटस्थ अवश्य रहा था, किंतु चीनी आक्रमण ने नेपाल को चौंकना अवश्य कर दिया। चीनी आक्रमण के बाद भारत के लिए नेपाल ने अपनी स्थिति दृढ़ करना भी आवश्यक हो गया। तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नेपाल की यात्रा की। सरल सौम्य नीति से नेपाल के अनेक संदेह भी दूर किए। इसके बाद नेपाल नरेश 13 दिन की भारत यात्रा पर आए और डॉक्टर राधाकृष्ण ने नेपाल की यात्रा की। इस प्रकार नेपाल सरकार को आश्वस्त किया गया कि नेपाल के मार्ग में भारत पर कोई आक्रमण नहीं हो सकेगा। 23 सितंबर 1964 को भारत के विदेश मंत्री सरदार सरोज सिंह ने नेपाल की यात्रा की। इस समय नेपाल और भारत के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अनुसार भारत ने नेपाल के लिए 9 करोड़ रुपयों की लागत से सीमावर्ती कस्बे सुगोली मध्य पूर्वी नेपाल में ओखठा घाटी के बीच 128 मील लंबी सड़क का निर्माण करने का निश्चय किया। काठमांडू से लेकर भारतीय सीमा से रक्सौल से जोड़ने वाली एक अन्य सड़क योजना भी बनी। कोशी योजना भी बनी। कोशी योजना पूर्ण करने का निश्चय भी किया गया। कोशी योजना का उद्देश्य नेपाल को बाढ़ से बचाना, बिजली पूर्ति करना और सिंचाई का लाभ पहुंचाना। दिसंबर 1965 को नेपाल नरेश ने पुनः भारत की यात्रा की। इस यात्रा के अंत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और नेपाल नरेश ने संयुक्त विज्ञप्ति में नेपाल नरेश ने स्वीकार किया कि भारत की सहायता से नेपाल में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति संतोषपूर्ण ढंग से हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि नेपाल की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत अधिक से अधिक सहयोग देगा। जनवरी 1966 में सूर्य बहादुर थापा नए प्रधानमंत्री बने। वे मार्च 1966 में भारत आए। भारत और नेपाल के संबंधों में कुछ सुधार हुआ, परंतु शीघ्र ही 4.5 वर्ग मील सुस्ता क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में सीमा विवाद उठ खड़ा। अक्टूबर 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेपाल की यात्रा की। उन्होंने नेपाल की पंचायती राज की सराहना की और महाराजा महेंद्र को दार्शनिक शासन कहकर पुकारा। जून 1969 के नेपाल के दबाव में आकर नेपाली प्रधानमंत्री ने के.एन. बिष्ट चीन के दबाव में आकर नेपाली प्रधानमंत्री ने के.एन. बिष्ट ने भारत की सेनाओं की उत्तरी सीमा पर काम करने वाले तकनीशियों को वापस बुलाने और अपनी सेनाएं चौकियां हटा लेने की मांग की। इससे भारत में काफी कटुता उत्पन्न हुई। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय पर का नेपाल पर काफी प्रभाव पड़ा।
नेपाल ने समझ लिया कि भारत एक दुर्बल पड़ोसी नहीं है। 1972 में महाराजा महेंद्र के निधन के बाद वीरेंद्र नेपाल के राजा बने। उन्होंने नेपाल के विकास कार्यक्रमों में सहायता देने भारत की उदारता से सहायता की। 1974-75 में सिक्किम के भारत में विलय की घटना की नेपाल में प्रतिक्रिया हुई, किंतु भारत ने इस बात का आश्वासन दिया कि नेपाल और सिक्किम की स्थिरता भिन्न है। अक्टूबर 1975 में महाराजा वीरेंद्र भारत आए। भारत ने नेपाल के आश्वासन दिया कि वह उसकी पंचवर्षीय योजना में भरपूर सहायता देगा। अप्रैल 1976 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री तुलसीगिरी भारत आए तो उन्होंने समदूरी सिद्धांत पर बल दिया, लेकिन भारत सरकार इस बात पर बल देती रही कि नेपाल के भारत में विशेष संबंध है, अतः उनकी समदूरी सिद्धांत अनुचित है। नेक्स्ट है, ये तो था हमारा 1977 तक संबंध। नेक्स्ट है हमारा 1970 से 1979 भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध 1977 से 1979 जनता सरकार के समय। जनता सरकार, उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार के समय भारत के नेपाल से संबंध कैसे रहे? जनता पार्टी की सरकार ने नेपाल से मधुर स्थापित करने के पुरजोर प्रयत्न किए। 1976 में अटकी हुई व्यापार तथा आवागमन संधि को बिल्कुल उसी तरह संपन्न किया जैसा नेपाल चाहता था। मार्च 1978 में एक के बजाय दो संधियां हो गई, दोनों में रियायतों का अंबार लगा दिया गया। नेपाली उद्योग का विकास का जिम्मा भारत ने अपने कंधों पर ले लिया गया और नेपाल द्वारा विनिर्मित लगभग 60 वस्तुओं पर से कर हटा दिया गया। नेपाल ने 16 आवश्यक वस्तुएं निर्मित देने का दायित्व भी भारत ने संभाला। पारगमन सिद्धि के अंतर्गत भूवेस्टियन नेपाल को बंगाल तक सामान ले जाने और लाने के लिए भारत ने थल मार्ग की सुविधा देने का वादा किया। कुल मिलाकर नेपाल को वे सुविधाएं दी जो अफगानिस्तान और स्विट्जरलैंड जैसे भूवेनिष्ठ देशों को प्राप्त थी। नेक्स्ट है भारत नेपाल आर्थिक तकनीकी संबंध। भारत नेपाल आर्थिक तकनीकी संबंध। भारत नेपाल आर्थिक तकनीकी संबंध। नेपाल के विकास कार्यों को और अधिक धन भारत का लगा हुआ था। नेपाल को भी भारत में हर तरह का प्रशिक्षण, तकनीकी और गैर तकनीकी मिलता है। कोलंबो योजना के अंतर्गत भारत ने अनेक नेपाली नागरिकों को प्रशिक्षण दिया। भारत ने नेपाल में जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी उसमें एक थी देवी घाट, दूसरी थी तिरुभुवन गणपत, तीसरी थी काठमांडू रक्सेल टेलीफोन परियोजना, चौथी थी चतर नहर परियोजना, पांचवी थी भूवैज्ञानिक अनुसंधान में खनिज खोजबीन का काम, छठी थी वीरगंज तथा इतोदा रेल निर्माण, सातवीं थी काठमांडू घाटी के उपनगर फाटक में औद्योगिक बस्ती का निर्माण। नेपाल ने भारत की सभी परियोजनाओं में से एक नेपाल के पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर कोल्हापुर महाकाली क्षेत्र में 22 पुलों का निर्माण का काम भी पूरा किया। दिसंबर 1990 में एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए जिसके अंतर्गत भारत टर्न की ओर सहायता अनुदान के आधार पर कार्य करेगा और भारत ने हर संभव सहायता का प्रयत्न भी किया। इस प्रकार भारत नेपाल में आने जाने के लिए, माल ले जाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सथल सीमा होगा। दिसंबर 1991 में भारत ने नेपाल में महान देशभक्त तथा स्वतंत्रता सेनानी BH कोइराला की पुण्यतिथि पर भारत नेपाल फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। दोनों ही देश 2-2 करोड़ रुपए के अनुदान से स्थापित किए गए फाउंडेशन द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। वे औद्योगिक क्षेत्र में साझा उद्यम लगाने में सहमत हो गए। इसके अंतर्गत चीनी, कागज और सीमेंट विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेपाल के आग्रह पर भारत विराटनगर में VP कोइराला स्मृति मेडिकल कॉलेज, रंगेली में एक टेलीफोन एक्सचेंज,
विराटनगर जापा, चत्तावड़ी मार्ग में निर्माण, जनकपुर बिजलपुर रेल लाइन का नवीनीकरण, रखेल तक की रेल लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने पर राजी हो गया। आगे हम करेंगे नेपाल भारत संबंध 1980 के बाद का संबंध कैसा रहा। आज हम इतना ही करेंगे। आज जो हमने किया, भारत और उसके पड़ोसियों में हमने 5 देशों के संबंध पूर्ण कर लिए। भारत पाक, भारत तिब्बत, भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, 5 देशों के संबंधों को हम पूर्ण कर लिए। फिर हमने भारत नेपाल संबंधों की स्थापना की। नेपाल की स्थापना पृथ्वी नारायण शाह सम्राट ने 1723 से 1776 में की। फिर हमने भारत नेपाल संबंधों की बात 1947 से 1962 में की। फिर हमने भारत नेपाल संबंध 1962 से 1977 में की। फिर हमने भारत नेपाल संबंधों की स्थापना 1977 से 1979 जनता सरकार के दौरान जो संबंध हुए उनकी बात की। फिर हमारा अध्ययन हुआ भारत नेपाल आर्थिक तकनीकी संबंध। अब बाकी हम कल करेंगे। कल तक पढ़ते रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग अनिवार्य करें।